ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आचार्य वराहमिहिर विरचित बृहद जातकम ग्रंथ का तृतीय अध्याय के प्रसंग में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत। आज के पाठ के क्रम में वृक्षों का जन्म, पक्षियों का जन्म, उसमें भी जलचारी पक्षी, स्थलचारी पक्षियों के बारे में ये बताया जा चुका है। वैसे वृक्षों के बारे में जन्म का प्रकरण आज प्रारंभ होगा, आज चलेगा, उसको हम पढ़ेंगे आज। और चौपाया जो चतुष्पाद वाले पशुओं के जन्म के बारे में भी ये जो है वियोनि जन्म अध्याय में, तृतीय अध्याय में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी के क्रम में आज उपस्थित हुए हैं। तो आज का पाठ, वैसे हम लोगों का पाठ कहाँ तक हो चुका है? 5 तक हो चुका है हम लोगों का पाठ। आज 6वें श्लोक से आज का पाठ है, किंतु फिर भी पूर्व के प्रसंग को स्मरण करते हुए आज के पाठ की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आप लोगों के समक्ष में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन में आप लोग श्लोक देखेंगे, उसके बाद पाठ प्रारंभ करते हैं। आज का पाठ प्रारंभ हो रहा है। कल का जो पाठ था वह हमने पक्षियों के जन्म के बारे में पढ़ा था। 4 और 5वां श्लोक शायद हमारा हुआ था कल के प्रसंग में, तो उसको स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लग्नांशकात्, चतुर्थ श्लोक। लग्नांशकात् ग्रहयोगीक्षणाद् वा वर्णान् वदेद् बलयुक्ताद् वियोनौ दृष्ट्या समानान् प्रवदेत् स्वसंख्यया रेखां वदेत् स्मर संस्थैश्च पृष्ठे। ये शायद परसों हो गया था क्या पाठ? ये पाठ परसों हुआ था शायद ना। खैर जो भी हो, हम लोग इसको स्मरण करते हुए चलेंगे आज। आप लोगों के स्क्रीन में श्लोक आ गया होगा। लग्नांशकात् ग्रहयोगीक्षणाद् वा वर्णान् वदेत् बलयुक्ताद् वियोनौ। लग्नांशकात्, लग्न नवांश, लग्न का जो नवांश होता है
उसी के अनुसार उसमें जो ग्रहों का योग बन जाए, जिस ग्रह का जैसे ग्रह का, और जैसे ग्रहों का इक्षणा दृष्टि बन जाए, उसी के अनुसार वर्णान वदेत, वर्ण कहना चाहिए। उसी के अनुसार उसका स्वरूप होता है। जो पशुओं का जो भी जन्म हुआ है उसका स्वरूप वैसा ही होता है। बलयुक्ताद वियोनौ, वो भी कैसा होना चाहिए? वियोनि संज्ञक होना चाहिए। तब उस और फिर बलयुक्त, अत्यंत बलवान होना चाहिए। उसी के अनुसार जो है वर्ण कहना चाहिए। दृष्टिया समानान, अगर मान लो 2-3 बलवान ग्रह अगर देखते हो वहां पर समान रूप से, तो प्रवदेत वहां कहना है उसी प्रकार से, मतलब उसी प्रकार से मिश्रित फल वहां पर बताना। ठीक है, आवाज म्यूट करेंगे। आप लोगों में से किसी का आवाज आ रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा, अपना अपना सब लोग म्यूट करेंगे। और स्वसंख्या रेखाम बदेत स्मरसम तैस पृष्ठे, कह रहे हैं सप्तम भाव में जितने ग्रह बैठे हुए हैं पृष्ठे, पृष्ठ में, उस पशु के पीठ में उतने ही परिमाण में रेखा, तत्संख्या, उसी के समान संख्या रेखा कहना चाहिए। मतलब उसके पीठ में उतना ही लकीर होंगे, या तो कोई ना कोई चिन्ह होगा। ठीक है, तत्समान अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कलर वगैरह, जैसे नहीं होते कोई चितकबरी पक्षी पशु वगैरह होते हैं या पक्षी भी होते हैं, तो उनकी निमित्त ये सब चीजें बताया है। सप्तम स्थान में जितने ग्रह होंगे उसके अनुसार उतनी ही संख्या में, उतने ही परिमाण में भिन्न भिन्न रेखाएं बने रहेंगे, रेखाओं का चिन्ह बना रहेगा, ये बताया चतुर्थ श्लोक में। और पंचम श्लोक की ओर हम लोग बढ़े थे, पूर्व प्रसंग है यह। खगे दृकाणि बल संयुते नवा ग्रहेण युक्ते चरभांसकोदये बुधांसकेता विहगा स्थलांबुजा शनैश्चरेन्द्वीक्षण योग संभवा। कह रहे हैं यहाँ पर खगे दृकाणि, दृष्काण पक्षी संज्ञक होना चाहिए। अब पक्षी संज्ञक दृष्काण कौन कौन होते हैं ये हम बता चुके हैं वैसे कल के पाठ में, आगे के इससे पूर्व वाले प्रकरण में, किंतु यहाँ पे फिर भी समझ लीजिएगा। मिथुन का द्वितीय, ठीक है ना, दृष्काण, मिथुन का द्वितीय दृष्काण, सिंह का प्रथम दृष्काण, तुला का द्वितीय दृष्काण और कुंभ का प्रथम दृष्काण। ऐसा अन्यतम दृष्काण, इनमें से जो भी दृष्काण होगा उसको बोलेंगे पक्षी दृष्काण। ठीक है, पक्षी संज्ञक मतलब लग्न में पक्षी संज्ञक दृष्काण होना चाहिए। खगे दृकाणी, वह बल संयुतेन ग्रहेण युक्त, कोई बलवान ग्रह से युक्त होना चाहिए। एक यह पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या तो फिर चरभांस कोदय, अर्थात नवमांश में चर राशि होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है बुधांश के, अर्थात नवमांश में बुध का लग्न हो, बुध की राशि हो, मिथुन या कन्या नवमांश में हो लग्न। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे पोजीशन में वहीं पर शनैश्चर इंदु इक्षण योग संभवा, शनैश्चर और चंद्रमा के द्वारा स्थल और अंबुज विहगा संभवा, अर्थात शनैश्चर यदि बलयुक्त ग्रह से युक्त होकर के खग दृष्काण में बैठा है, या चर नवांश में उदय हो और वहां बैठा है, या बुध नवांश है उसमें बैठा है शनैश्चर, तो स्थला विहगा, स्थलचारी पक्षियों का जन्म कहना चाहिए वहां पर। यदि वहीं पर चंद्रमा बैठा है, शनैश्चर इंदु अगर हो तो अंबुजा, अर्थात जलचारी पक्षियों का जन्म हुआ, ऐसा कहना चाहिए। किंतु यहीं पर बल संयुक्त ग्रहों के से युक्त होकर के शनैश्चर शनैश्चर वहां न बैठे, किंतु पक्षी संज्ञक दृष्काण को देख दे। ठीक है, लग्न दृष्काण को, लग्न का दृष्काण पक्षी संज्ञ को, उसको जो है उसमें शनिश्चर बैठे या उसको देख ले, या फिर चर लग्न हो, चर नवांश हो, उसमें शनिश्चर बैठे या देख ले, या बुध का नवांश हो उसमें शनिश्चर देख ले या बैठे। ऐसे पोजीशन में स्थलीय पक्षियों का जन्म कहना। किंतु यदि इंदु चंद्रमा हो तो जलचर पक्षियों का जन्म कहना। शनैश्चर इंदु इक्षण योग संभवा, अगर वहां नहीं भी युक्त भी न हो, कदाचित केवल इक्षण मात्र हो, दृष्टि मात्र हो, तब भी जो है विहगा संभवा। ठीक है ना, विहगा मतलब विहग कहते हैं वस्तुतः ग्रहों के लिए भी। हाँ,
यहाँ पर पक्षियों के निमित्त भी विहग शब्द का प्रयोग किया गया है। विहगा, क्योंकि आकाश मार्ग से गमन करते हैं ना, इसलिए विहायसा गच्छति गच्छन्ति इति विहगाः, अर्थात आकाश मार्गेण गच्छन्ति, आकाश मार्ग से चलते रहते हैं, इसलिए विहगा मतलब ग्रह भी होता है और विहगा पक्षिणः पक्षी भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पक्षियों का जन्म, अगर मान लो शनि सर और चंद्रमा दोनों युक्त हो या दृष्ट हो, पक्षी संज्ञक दृष्टिकांड को, लग्न दृष्टिकांड को, या चर नवांश में या बुध नवांश में दृष्टि या स्थित हो जाए चंद्रमा और शनिश्चर दोनों, तो जलचर उभयचारी पक्षियों का जन्म कहना चाहिए। ये कल के प्रसंग में हमारा पाठ हो चुका है। अब आज के प्रसंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का पाठ 6ठे श्लोक से प्रस्तुत है वसंत तिलक छंद में। होरेन्दु सूरिर सूरी रविभिर्विमलैस्तरूणां तोयस्थले तरुभवं सकृतः प्रभेदः लग्नाद् ग्रहस्थल जलर्क्षपतिस्तु यावांस् तावन्त एव तरवः स्थलतोय जाताः। फिर से श्लोक एक बार सुनिए। होरेन्दु सूरिरविभिर्विमलैस्तरूणां तोयस्थले तरुभवं सकृतः प्रभेदः लग्नाद् ग्रहस्थल जलर्क्ष पतिस्तु यावांस् तावन्त एव तरवः स्थलतोय जाताः। आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, इस श्लोक में वृक्षों के जन्म का ज्ञान के बारे में बता रहा है। अधुना वृक्ष जन्म ज्ञानम वसंत तिलकेन आह। वसंत तिलक छंद में यह श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं वृक्षों का जन्म। अब वृक्षों का जन्म हुआ है कुंडली देख करके कैसे बताएंगे, तो कह रहे हैं होरा लग्न और इंदु चंद्रमा सूर्य बृहस्पति और रवि मतलब आदित्य, एतैर विबलम एतैर विबलैर अर्थात वीर्य रहितै। ये ग्रह ये कितने हो गए? 4। एक तो लग्न, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, ये एकदम पावरफुल यही ग्रह हैं। और यही ग्रह यदि बल रहित हो जाएं और लग्न भी बल रहित हो जाए, मतलब लग्न वीर्य से शून्य होने का मतलब है उसमें शुभ प्रभाव न होना, तो लग्न, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य ये सब के सब बल रहित हो जाएं, तो कह रहे हैं यहाँ पर तो तरुणाम जन्म। अगर कोई आके पूछ दिया इस समय किसका जन्म हुआ है आप बताइए, तो वहां वृक्ष का जन्म कहना चाहिए। उस समय वृक्षों का जन्म, तरुणाम तरुओं का जन्म, किंतु उसमें भी अब तोय जलीय वृक्ष है या स्थल में होने वाला वृक्ष है। तोय स्थले इति अर्थात तरुभवो जन्म वृक्ष जन्म किम तोये जले स्थले वा निर्जले देशे वेति। तो वह कहाँ का वृक्ष है? वह जलीय वृक्ष का जन्म, जल में, जल के समीप में या जल में वृक्ष हुआ है जलीय वृक्ष, या स्थल में मरुभूमि या बिल्कुल पानी ना हो ऐसी जगह पर हुआ है। कैसा वृक्ष? तो कह रहे हैं कि तरुभव अंशकृतः प्रभेद। तरुभव अंश, इसका मतलब है तरुभव अंश का मतलब है नवांश में क्या होना चाहिए? जलचर वाला राशि होना चाहिए, समझे? तो ये राशि अंश गोदय, तो अर्थात जलचर राशि नवांश होना चाहिए। अर्थात ये जल संबंधी वृक्ष है या स्थल संबंधी वृक्ष है, इसका ज्ञान कैसे करेंगे? नवांश का अधिपति यदि जलचर राशि हो तो जल के समीपवर्ती या जलीय वृक्ष कहना हो। अब जलचर राशियां कितने हैं? विशेष करके तो कर्क राशि, अब मकर राशि का उत्तरार्ध और मीन, यही तो जलचर राशियां हैं, पहले पढ़ के आ चुके हैं कि नहीं? तो अगर यही लग्न हो नवांश में तब तो जलीय वृक्ष या जल के समीपवर्ती वृक्ष है, अन्यथा इससे एतद अतिरिक्ताः सर्वे स्थल भवा वृक्षाः सन्ति। ठीक है ना? तो स्थलीय वृक्षाः, स्थलीय वृक्ष समझना है वहां पर, ठीक है कि नहीं? अब आगे इसी तरह से प्रभेद यहाँ कह दिया, तरुभव अंशकृतः प्रभेद, तरुभव अंश जो अर्थात नवांश के द्वारा वहां प्रभेद कर लेना। आगे कह रहे हैं लग्नाद् ग्रह, लग्न से ग्रह स्थल जलर्क्ष पतिस्तु यावांस। ठीक है, लग्न तो अब जलचर या स्थलचर हमने नवांशाधिपति हमने बताया था, तो वह नवांश का अधिपति ग्रह नवांश में ही बैठ जाए कोई जरूरी तो नहीं है ना।
लग्न अगर मान लो सिंह लग्न है, तो अब सिंह लग्न का अधिपति सिंह ही लग्न में बैठ जाए तो कोई जरूरी नहीं है ना, वह तो स्थलीय वृक्ष होगा अगर सिंह होगा तो। अगर वहां पर कर्क लग्न हो तो उसका स्वामी तो चंद्रमा होगा, और चंद्रमा वहीं पर बैठता है या उसके आगे बैठता है? चंद्रमा अगर कर्क लग्न हो तो अगर लग्न में ही बैठ जाए तो एक ही, ठीक है। अगर सिंह राशि में बैठ जाए तो द्वितीय भाव में बैठ गया तो 2। इस तरह से 2, 3, 4, 5 संख्या का जितने संख्या आ गई, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि लग्नाद ग्रह अर्थात उस नवांशाधिपति वह ग्रह स्थल जलर्षपति, चाहे स्थलपति हो चाहे जलपति हो, वह यावांश तावंत, यावान मतलब जितने आगे के घर में जाके बैठेगा, तावंत एव तरवः, उतने ही परिमाण में वृक्षों का जन्म कहना चाहिए, उतने ही परिमाण में तरवः अर्थात स्थलत्व या जाता तरवः भवन्ति, उतने यावान तावंत एव मतलब जितने भाव आगे बढ़ करके बैठेगा वह ग्रह, उसका अधिपति नवांशाधिपति जलचर या स्थलचर जो राशि होगा वह जितना आगे बैठेगा। अगर मान लो इसी में यहाँ पर टीकाकार ने बहुत बढ़िया सुंदर एक लिखा है, स्वतुंग वक्त्रोपगतैस्त्रिशंगुणम द्विरुत्तम स्वांशक भत्रिभाग गई। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर टीकाकार ने लिखा है, भट्टोत्पली टीकाकार ने, कि यदि मान लो वही नवांशाधिपति ग्रह है, जलचर है या स्थलचर है, कोई भी रहे, वह यदि अपने उच्च में जाके बैठ जाए, ठीक है ना, एक यदि 2 भाव आगे गया है तो 2 वृक्षों का हमको कहना पड़ेगा, 3 भाव आगे बढ़ करके बैठा है तो 3 वृक्ष, किंतु अगर उच्च का हो तो उसका त्रिगुणित कह रहे, स्वतुंग वक्त्रो, स्वयं का तुंग हो जाए या वक्त्र मतलब वक्त्री हो जाए, वक्र हो जाए वह ग्रह, तो 3 गुण ज्यादा। समझ में आएगा नहीं? ग्रह वक्त्री वक्र होने पर जो है उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है, समझे, भौमादि ग्रह को, सूर्य चंद्र को छोड़ करके शेष ग्रह जो है जो भी वक्री और मार्गी होते रहते हैं, वक्री होते रहते हैं, जो ग्रह वक्री ग्रह क्या होता है एकदम संग उच्च के समान फल देता है। आ गया ना, इससे भी ये ध्वनित हो गया ना साफ साफ। कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर जो टीकाकार ने लिखा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, स्वतुंग वक्त्रोपगतैः त्रिसंगुणम, उसका 3 गुना करके बताना। अगर मान लो लग्नाधिपति सप्तम में जाके बैठा है तो वहीं से गिनने पर कितना हो गया? 7 हो गया कि नहीं? 7 हो गया ना। अगर मान लो वहां पर उच्च का होके बैठ जाए तो 7 21 वृक्षों का वहां पर जन्म, ऐसा कहना है, ठीक है, त्रिगुणित परिमाण में होगा। किंतु अगर मान लो वहां पर स्वनवांश में बैठा है, स्ववर्गोत्तम उत्तम स्वांश का भत्रिभाग गई, अर्थात अपने सुग्री होके बैठ जाए या नवांश आदि इत्यादि में, या त्रिभाग गई का तात्पर्य दृष्काण कुंडली में सुग्री हो जाए, क्योंकि त्रिभाग 3 भाग का वही तो होता है दृष्काण कुंडली, 10, 20, 30 के परिमाण में विभेद होता है वहां पर। तो इसलिए तो या तो स्व उत्तम 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 अपने वर्गोत्तम में जाए, या स्वांश का अपने नवांश में सुग्री हो जाए, या त्रिभाग गई अर्थात दृष्काण कुंडली में सुग्री कोई ग्रह हो जाए, वही मतलब वही नवांशाधिपति, ठीक है ना। तो वहां पर द्विगुणित करके बताना, मतलब द्विगुणित करके वृक्षों का जन्म हुआ है, अर्थात तावंत्य उतना ही गणना उसका होता है, उतना ही गणना होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? थोड़ा सा अटपटा लग रहा है वहां पर नवांशाधिपति, ठीक है ना, वो लग्नाद ग्रह का मतलब है वह नवांशाधिपति अपने उस लग्न से, मतलब लग्न से मतलब नवांश का जो लग्न है वह लग्नाधिपति, वह ग्रह स्थलपति या जलपति जो भी रहे, जलचर राशि मतलब उसका अधिपति, यावान तावंत मतलब जितने घर को पार करके जितने परिमाण में आगे जाके बैठेगा, तावंत एव तरवः उतने ही परिमाण में तरवः वृक्ष होते हैं, जलचर वृक्ष या स्थलचर वृक्ष। समझ गए कि नहीं? अब आगे 7वें श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस श्लोक में अब कौन से ग्रह से कैसे वृक्षों का जन्म, हमने ये तो बताया जलचर वृक्ष स्थलचर वृक्ष, किंतु फल वाले पुष्प वाले कांटे वाले अलग अलग वृक्षों में भी तो विभेद है कि नहीं? ऐसे ऐसे वृक्षों के प्रभेद हैं, तो कौन सा ग्रह रहे तो कैसे वृक्षों का प्रतिनिधित्व करता है, यह ग्रहों के हिसाब से हम जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए
भाई किसी व्यक्ति इसका एक प्रयोजन भी है बहुत बड़ा। ये जो है ये आगे जो सप्तम श्लोक आ रहा है इसका बड़ा प्रयोजन ये है कि जिस ग्रह जिसकी कुंडली में जो ग्रह मजबूत हो तो उसके निमित्त ग्रह जिस वृक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला जो ग्रह है उस वृक्ष से उसको लाभ होगा। समझे कि नहीं? आगे बताएंगे, यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे उसके बाद और समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सप्तम श्लोक उपस्थित हो रहा है यहाँ समक्ष में। मंदाक्रांत आसंद में है। अंतः सारांजनयति रविर दुर्भगां सूर्य सूनु क्षीरोपेतांस्तुहीन किरणः कंटकाढ्यांस भौमः वागीसज्ञौ सफल विफलान् पुष्पवृक्षांस शुक्रः स्निग्धानिन्दुः कटुक विटपान् भूमिपुत्रस्य भूयः। फिर से एक बार सुनिए। अंतः सारान् जनयति रविर दुर्भगान् सूर्य सूनुः क्षीरोपेतांस्तुहीन किरणः कंटकाढ्यांस भौमः वागीसज्ञौ सफल विफलान् पुष्पवृक्षांस शुक्रः स्निग्धानिन्दु कटुक विटपान् भूमिपुत्रस्य भूयः। कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर इस सप्तम श्लोक में कहते हैं कि अंतः सारांश, जिसका अंतः कठोर हो, सार हो, जिसके नहीं होते हैं बड़े बड़े फर्नीचर वगैरह निर्माण होते हैं बढ़िया मजबूत, ठीक है ना, या दरवाजे के चौखट वगैरह बनाने में, जंगले की चौखट वगैरह बनाने में सबका काम आता है। ऐसे सार, अंत में सार वाले साखुआ आदि के वृक्ष नहीं होते, सखुआ इत्यादि बोलते हैं नेपाली में भी, तो ऐसे टीक के वृक्ष होते हैं जो बड़े अंदर से मजबूत। ऐसे वृक्षों को जन्म देता है कौन? रवि, सूर्य। नवांशाधिपति यदि सूर्य बन करके आ रहा है तो वहां पर वो बड़े बड़े उस समय जो भी वृक्ष उत्पन्न होंगे वो अंतः सार वाले वृक्ष होंगे। इसका तात्पर्य हुआ जिसका सूर्य मजबूत हो ऐसे उस व्यक्ति को टीक के, साखू इत्यादि के वो वृक्ष लगाए तो उसको उससे बड़ा लाभ मिलेगा। समझे? और दुर्भगान सूर्य सोनू, अंदर से खराब एकदम पोल ढपोल टाइप के नहीं होते, एकदम चट 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 करना, तो जलाने में ढंग से काम आते, न तो उसका काठी का कोई काम आता है, वो घास भी जो है ढंग से काम नहीं आता। ऐसे वृक्ष भी तो है बहुत सारे जो गंदगी वगैरह आते हैं या फिर कुछ लाभ न कराने वाले ऐसे वृक्ष, बिल्कुल ऐसे दुर्भगान, बिल्कुल खराब दुर्गंध इत्यादि आने वाले वृक्ष को जन्म देता है सूर्य सोनु शनिश्चर, ऐसे वृक्षों का कारक है। और क्षीरोपेतान, क्षीर मतलब दुग्ध, अरे जिसको काटने पर दूध आता है, सफेद सफेद नहीं होता है, अरे कटहल को काट दो दूध आए, दूध निकलता है सफेद सफेद, होता है कि नहीं? वृक्ष को काटने पर, अरे आम को ही काट दो उसमें से सफेद सफेद निकलता है। ऐसे रस वाले वृक्ष, ऐसे जिसमें दुग्ध जैसा सफेद आता रहता है, ऐसे दुग्ध वाले वृक्षों का कारक है कौन? तुहीन किरण, चंद्रमा। और कंटकाढ्यांस भौम, कंटक कांटे वाले वृक्ष, बेल हुए, नींबू की खेती, कोई कोई नहीं होता है भाई कौन से बगान लगाए हम, हमको लाभ मिले, अरे भाई संतरे का बगान लगाओ, संतरे में भी कांटा होता है, और नींबू इत्यादि लगाओ, उसको बड़ा लाभ करेगा। समझे? या फिर ऐसे व्यक्ति को गुलाब के बगीचे लगा करके गुलाब खेती भी कर सकता है वो, क्योंकि जिसमें कांटा हो। कंटकाढ्यांस, कांटों से भरपूर ऐसे वृक्षों का, ऐसे पौधों का काम करेगा तो उसको लाभ मिलेगा जिसका भौम अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, क्योंकि कांटे वाले वृक्षों का कारक है भौम, मंगल। और आगे कह रहे हैं वागी सज्ञौ सफल विफलान, वागीस मतलब बृहस्पति और ज्ञ मतलब बुध, इसलिए वागीस ज्ञौ क्रमशः, बृहस्पति और बुध क्रमशः सफल विफलान, अर्थात फल सहित सफल वृक्षान और विफल वृक्षान, मतलब फल वाले वृक्षों का कारक बृहस्पति है, ध्यान रखना। फल वाले वृक्षों की उत्पत्ति कहना, जो पूर्व के प्रसंग से अगर जोड़ोगे तो, अगर जिसका बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो उसको फल के बगीचा लगाएगा तो उसको लाभ मिलेगा, उसके हाथ से फल वाले वृक्ष जो है सफल होंगे। नहीं होता किसी किसी के हाथ में दे दो, अगर उसके हाथ से पौधा लगा दिया जाए तो मर जाता है। अगर किसी किसी का हाथ ऐसा होता है शगुन वाला हाथ कि उसके हाथ से अगर जितना भी पौधा लगा दो मरता नहीं और बढ़ता ही चला जाता है।
इसलिए विफलान फलरहित वृक्षों का कारक जो है वह य बुध है। बस पुष्प वृक्षांश शुक्र, पुष्प फूल वाले वृक्ष जितने भी हैं इसका कारक जो है शुक्र है। समझ गए भाई? फूल पुष्प वाटिका वगैरह हमने जो बोला था, पुष्प में भी हमने केवल वही गुलाबी बोला था क्योंकि कांटे वाला वृक्ष, किंतु सब प्रकार के पुष्पों का कारक, पुष्प वृक्षों का कारक जो है वह शुक्र है। समझ गए? और स्निग्धान इंदु, स्निग्ध वृक्ष जिसमें रस हो, जिसमें एकदम चिकनाई हो, एकदम से चिल्लो चिल्लो वृक्ष बोलते हैं, एकदम चिकनाई लिया हुआ ऐसे, ऐसा वृक्ष एकदम देखने में सफाचट, ऐसे वृक्षों का कारक है इंदु चंद्रमा। और कटुक बीटपान, कटुक बीट वृक्ष अर्थात कड़वे कड़वे नहीं होते, नीम वगैरह ऐसे ऐसे कटु वृक्ष का कारक भूयः, फिर से भूमिपुत्र, भूमिपुत्र मंगल होता है। ठीक है? तो इस तरह से ग्रहों के द्वारा वृक्षों का प्रतिनिधित्व, ये बड़ा एकदम इंटरेस्टिंग ये चीज है। आप इसको हर जगह घटा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम क्या करें, कौन सा वृक्ष लगाएं, गुरुजी पूछेंगे कैसे वाले वृक्ष हमको सपोर्ट करेंगे। आप कुंडली देखो तुरंत, जिसका जो ग्रह मजबूत हो तो उस ग्रह से रिलेटेड वृक्ष लगाओ, अधिक से अधिक तुमको लाभ करेगा और 100% उसको लाभ होगा एकदम। जातक ग्रंथ की यही विशेषता है, ये प्रैक्टिकल एकदम से आप लोग आजमाइएगा इसको। ठीक है ना? अब आगे अष्टम श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस अध्याय का चरम श्लोक है यह। ठीक है? अब कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना, बहुत विकट विकट जगह पर खराब होता है जमीन तो, लेकिन वृक्ष बढ़िया उगाता है। और कहीं कहीं पर भूमि बहुत बढ़िया होता है और खराब खराब वृक्ष उग जाते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है, अग्रिम श्लोक में, अष्टम श्लोक में। शुभो अशुभर्क्षे रुचिरम कुभूमिजम करोति वृक्षम विपरीतमन्यथा परांसके यावति विच्युतः स्वकात् भवन्ति तुल्यास्तरवः तथा विधाः। कह रहे हैं, फिर एक बार सुनिए श्लोक को। शुभे शुभो शुभर्क्षे रुचिरम कुभूमिजम करोति वृक्षम विपरीतमन्यथा परांसके यावति विच्युतः स्वकात् भवन्ति तुल्यास्तरवः तथा विधा तत्तुल्यातरवः भवन्ति। क्या कह रहे हैं? शुभो अशुभर्क्षे, नवांशाधिपति ग्रह शुभ हो, नहीं होता है नवांश का लग्न, नवांशाधिपति मतलब नवांश का जो लग्न है, लग्न में जो, ठीक है, वो अधिपति शुभ है। नवांशाधिपति तो शुभ है, किंतु वह किसी अशुभ राशि में जाके बैठ जाए। जैसे नवांशाधिपति तो बृहस्पति है, 9 या 12 अंक है नवांश में, लग्न में, किंतु वही बृहस्पति यदि पाप राशि में बैठ जाए, पाप राशि में, अशुभ राशि में, हाँ, स्वशत्रु गृह होके बैठ जाए, या अशुभ अशुभ शनि सर इत्यादि के राशि में जाके बैठ जाए, तो ये समझना कि वहां पर वृक्ष तो शुभ है किंतु भूमि अशुभ है। ग्रह जो होते हैं वह, उसके अधिपति जो नवांशाधिपति जो ग्रह है वह वृक्ष का कारक समझना, और वह ग्रह जिस राशि में जाके बैठेगा वह राशि को वहां पर भूमि समझना। समझे? शुभो अशुभर्क्षे, शुभ ग्रह नवांशाधिपति शुभ ग्रह वह यदि शुभ राशि में, अशुभर्क्षे अशुभ राशि में जाके बैठ जाए तो क्या समझना? रुचिरम वृक्षम कुभूमिजम करोति, वृक्ष तो बहुत सुंदर है, रुचिकर है, सुंदर है, बढ़िया वृक्ष है, किंतु वह कुत्सित भूमि में, खराब पृथ्वी पर जन्म लिया है। कुभूमिजम करोति, रुचिरम वृक्षम, वृक्षम तो रुचिरम किंतु कुभूमिजम करोति, कुत्सित भूमि में उत्पन्न होने वाला उसको बनाएगा। और आगे कह रहे हैं विपरीतम अन्यथा, विपरीतम अन्यथा, अन्यथा हो जाए, उससे यदि विपरीत हो जाए तो फल में भी अन्यथा करेगा। अर्थात शुभो अशुभर्क्ष की जगह पर यहाँ ऐसा करना, अशुभो शुभर्क्ष ऐसा पाठ कर देना। अशुभ ग्रह हो नवांशाधिपति शनि इत्यादि, और वह शुभर्क्ष शुभ राशि में जाके बैठ जाए नवांश में, तो वहां पर विपरीतम फलम, विपरीत फल होगा। कैसा फल होगा कि भाई वहां पर कुभूमिजम की जगह पर सुभूमिजम करना। ठीक है? सुंदर भूमि में उत्पन्न हुआ वह रुचिरम वृक्षम करोति नहीं होगा,
अर्थात कुत्सितम वृक्षम करोति, समझे, दुर्भगम वृक्षम करोति, खराब वृक्ष उत्पन्न कराएगा वहां पर। भूमि तो बढ़िया है लेकिन खराब वृक्ष उत्पन्न होता है। और परांसके यावति विच्युतः स्वका, परांसके वही अंशाधिपति जो ग्रह है जिसको हमने बताया था, वह अपने नवांश से, स्वनवांश से जितने आगे बढ़ जाए, मतलब स्वनवांश से जितना आगे हो, परांसके यावति विच्युतः, जितना आगे बढ़ जाए विच्युत होकर के, स्वकाद अर्थात अपने घर से, परांश के दूसरे के घर में, स्वकाद यावती परांश के विच्युतः, जितने अपने से पर अंश में, पर घर में, जितना आगे बढ़ करके जाएगा बैठेगा, तो तावंतः उतने ही तुल्याः तरवः तथा विधा भवन्ति, उतने ही परिमाण में। और तथा विधा का मतलब है वही जलचर या स्थलचर जो पूर्व में बताया था। जलचर राशि में होगा तो जलचर, जलचर नवांशाधिपति, स्थलचर नवांशाधिपति होगा तो स्थलचर वृक्ष। तो जितने ही अपने नवांश में, अपने घर से जितना दूर में चिटक के जाएगा, उतने ही परिमाण में और उसी प्रकार के, उतने ही परिमाण में और उतने ही उसी प्रकार के वृक्षों का उत्पत्ति कहना। और यहाँ पर भी वही रूल लगाना। कौन सा रूल? अरे स्वच्छ हो जाए तो त्रिगुण समझना। यहाँ सारावली का श्लोक भी दिया है ऊपर के 6वें श्लोक के वहां पर टिप्पणी में, लग्नार्घ जीव चंद्रैरबलै शेषैः समूल योनि स्यात् स्थल जल भवन विभागा वृक्षादीनां प्रभेदकराः स्थल जल ग्रहयोर लग्नाद् यावती रासौ तेपि तु तावन्तः द्वित्रिगुणत्वं तेषाम् आयुर्दाय प्रकारोक्तम्। यहाँ इन्होंने कह दिया वही द्वित्रिगुणत्वम जो कहा है, ये जो इन्होंने सारावली का श्लोक उठा करके उन्होंने भी यही कहा है, सारावलीकार ने भी, कि भाई यदि ग्रह उच्च का हो जाए या बकरी हो जाए तो वहां पर त्रिगुणित वृक्ष कहना, त्रिगुण परिमाण में। अगर मान लो स्ववर्गोत्तम में हो या दृष्टान कुंडली में स्वग्री हो जाए या नवांश में स्वग्री भी हो जाए ग्रह, तो द्विगुणित वृक्षों का उत्पत्ति समझना। ठीक है, तो इस तरह से यह व्योनि जन्माध्याय प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है आज के प्रसंग में। जिस किसी को भी संदेह है आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग यूट्यूब में उसको पूछ सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, और क्रमशः वीडियो आप लोग सुनने के निमित्त सबको लाभ मिले, यही हमारा प्रयास है। अधिक से अधिक लाभ लें और प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा जरूरी है फलित में, विशेष करके जितना प्रैक्टिकल में हम पढ़ेंगे उतने ही हम सफल होंगे। इसी के साथ में यह तृतीय अध्याय यहीं विराम होता है। जय श्री कृष्ण।